इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव के नियंत्रण एवं उससे बचने के उपाय। क्या बचाव के उपाय हम कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम कैसे बचें। हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती है वायुमंडल में, तो हमें ऐसे पदार्थों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ज़्यादा होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, इसमें कमी लानी चाहिए। इसके अपोजिट हमको अपरंपरागत और नवीनीकरण योग्य जो नॉन कन्वेंशनल रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा का, वायु ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का, जैव ऊर्जा का। इस पर निर्भरता हमको बढ़ानी चाहिए। ठीक है, बायोगैस भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, लोगों को जलवायु में होने वाले परिवर्तन की जानकारी लगातार देनी चाहिए ताकि इसी कुप्रभाव से हम बचा रह सकें या बच सकें। विकसित और औद्योगिकृत राष्ट्र हैं जैसे कई यूके, यूएसएसआर और यूएसए, जापान, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी वगैरह। तो यहाँ पर ईंधन की खपत में कमी करके कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती स्तर में हम कमी ला सकते हैं। इसी के लिए 1988 में टोरंटो में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था जो कि कनाडा में है। वहाँ पर हरित गृह प्रभाव में कमी लाने के लिए 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड के विसर्जन में 20% कमी लाने की अपील की गई, लेकिन यहाँ पर कुछ व्यवहारिक परेशानियाँ थी, इसलिए इसको अमल में नहीं लाया जा सका। इसके अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि कल कारखानों और ऑटोमोबाइल से ज़्यादा खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड और सीएफसी के उत्सर्जन पर पाबंदी लगा देना चाहिए। खाली पड़ी ज़मीन पर हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, जिससे प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक वो अवशोषित कर सके पेड़ पौधे। वनों की कटाई पर कानूनी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वनों का विकास करना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि नगरीकरण के कारण जो विसर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है उसमें लगभग 60% की कमी लाई जा सकती है अगर पुनः वनीकरण कर दिया जाए तो। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देश जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय में सूर्य ज़्यादा देर तक चमकता रहता है, ज़्यादा समय तक चमकता रहता है, वहाँ पर सोलर एनर्जी का उपयोग हम कर सकते हैं। महासागरीय जल में लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा होने पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हरित गृह गैस का अवशोषण हो जाता है। कई महासागर के जल में लोहे की कमी पाई जाती है, जिसके कारण सवाल की वृद्धि रुक जाती है। सवाल की वृद्धि रुकी, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं होगा और उसकी वैल्यू लगातार बढ़ते जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए हमको? वैज्ञानिकों का ये प्रयोग है, ये सत्यापित है कि पानी में लोहे की मात्रा को बढ़ानी चाहिए। फ्लैट प्लेट संग्राहक का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण विस्तृत जो विकिरण है उसको एकत्रित कर सके। ठीक है, और हरित गृह प्रभाव में कम कर सके या कमी लाई जा सके। अवैध कटाई को रोकना चाहिए वनों के, और उसके लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान करके इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ हरित गृह प्रभाव को कम करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। जैसे कुछ प्रयास के बारे में बात करें तो सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। इसमें ओजोन छतरी की सुरक्षा के लिए हैलोन्स और हैलोजनीकृत गैसों और सीएफसी के उत्पादन एवं उपयोग में कमी लाने की अपील की गई थी। जून 1988 की बात करें, जो कनाडा राष्ट्र है वहाँ पर टोरंटो नामक स्थान पर एक विश्व सम्मेलन हुआ था, टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस जगह पर 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 20% तक कमी लाने की अपील की गई थी, लेकिन व्यवहारिक कमी होने के कारण कई देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए और उनका विकास अवरुद्ध हो जाने का खतरा था, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1990 में जिनेवा में पर्यावरणविद का सम्मेलन किया गया, जहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया कि केवल विकसित देश ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की जिम्मेदारी ले, क्योंकि लगभग 50% भाग जो जीवाश्म ईंधन है उसका उपयोग वो विकसित देश ही करते हैं। ठीक है, समझ में, जबकि उसके पास केवल 10% ही भंडारण रहता है। सामान्य देशों को उसकी उपयोग ज़्यादा करना है, ऐसा उस सम्मेलन में सुझाया गया था। इसके अलावा सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण विकास पर यूनाइटेड नेशंस की सभा के तत्वाधान में अर्थ समिट का आयोजन किया गया था। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही था कि हरित गृह गैसों में कैसे कमी लाई जाए। 153 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और अमल में लाने के लिए एक वैश्विक संस्था का निर्माण किया गया था। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था, जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित स्लोगन के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक क्रम या एक प्रोग्राम चलाए थे। 1992 में पर्यावरणविद ने
जैसे अनिल अग्रवाल और सहयोगी ने बताया था कि अमेरिका ही ऐसा राष्ट्र है जिनकी कुल जनसंख्या पूरे विश्व का 4.73% है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 26% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, 20% मीथेन का उत्पादन या उस विसर्जन करता है। भारतवर्ष की अगर बात करें तो संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का 16.6% है, लेकिन केवल 6% कार्बन डाइऑक्साइड और 14.4% मीथेन गैस भी उत्सर्जित करता है। तो जो विकसित देश हैं जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती लानी चाहिए। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की सामान्य सभा ने फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए 1990 में INC मतलब एंटी गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की स्थापना की, जिस पर विश्व के 155 देशों ने 1992 में रियो डी जनरियो की सभा में हस्ताक्षर किए। जून 1993 में और 11 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे इसके अंतर्गत 166 राष्ट्र आ गए और 10 जून 1994 तक विश्व के 126 देश की संसद सभा ने संयुक्त सम्मेलन के निर्णय को अनुमोदन कर दिया और भारतवर्ष में समझौते को 1 नवंबर 1993 में संसद भवन में पेश कर अनुमोदन किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य यही था कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाई जाए, वनों को विनाश को रोका जाए और नष्ट हुए वन के स्थान पर नए वन रोपित किया जाए। विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को हरितगृह गैसों के विसर्जन को रोकने के लिए वित्तीय सहायता के साथ तकनीकी जानकारी दी जाए, ऐसे और ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम की जाए और नए ऊर्जा स्रोत का विकास किया जाए। इस सम्मेलन का उद्देश्य रहा है।